आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। 5 बजे वाली क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस क्लास में मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। इसके बारे में मैंने काफ़ी चर्चाएं कर चुका हूं, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपके एग्जाम में खूब आता है। और मैं पहली बार आपके जो कमेंट है उनमें से मुझे कुछ बातें पसंद आई। जैसे उन्होंने कहा कि सर, जब आप कोई टॉपिक कराते हो तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी बता दिया करो। बिल्कुल, वो मैंने अपना लिया है। अब जो भी क्वेश्चंस बने होंगे मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है ना। जिस तरीके से उस पर आ सकते हैं, आए हुए हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये शुरुआत मैं इस क्लास से करने जा रहा हूं। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अपनी बात जरूर कहा करें। जो भी आपने कमेंट भेजे हैं उसको मैं समय रहते लेकर आऊंगा और आपसे बात जरूर करूंगा उन पर। आइए, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इस नए टॉपिक की। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका पूरा नाम होता है। समान सिविल संहिता पूरे भारत में काफी चर्चा में है। ये क्या है? ये सभी धर्मों के लिए, ध्यान रखें, रिलीजन्स की बात कर रहा है। सभी धर्मों के लिए समान सिविल कानून लागू होने चाहिए। समान सिविल कानून लागू होने चाहिए सभी धर्मों के लिए। मतलब पर्टिकुलरली ये धर्म से संबंधित कोई बात कर रहे हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, उस पर ये बात कर रहा है। उनके लिए समान कानून हो। जैसे मुस्लिम विवाह अधिनियम है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि 4 विवाह कर सकता है एक पुरुष 4 विवाह कर सकता है। मतलब एक पुरुष जो है वो 4 पत्नियां रख सकता है, कानून उसे इजाजत देता है। इसका अर्थ यह है, हिंदू विवाह अधिनियम, एक आदमी एक विवाह कर सकता है। दूसरा विवाह वो तभी कर सकता है जब पत्नी से तलाक हो जाए या मृत्यु हो जाए। ये बात हमारा हिंदू विवाह अधिनियम कहता है। मतलब हिंदू आदमी केवल एक ही महिला को पत्नी का दर्जा दे सकता है और मुस्लिम आदमी 4 महिलाओं को पत्नी का दर्जा दे सकता है। इसका अर्थ ये है। क्लियर? तो कह क्या रहे हैं? वो कह ये रहे हैं कि ये सब समान हो। समान हो मतलब यदि एक आदमी एक विवाह कर सकता है तो सभी धर्मों के लिए समान हो। ऐसा ना हो कि अलग अलग हो। ये जो सिविल कानून होते हैं, ये क्या होते हैं? ध्यान रखना, सिविल कानून जो होते हैं ये विवाह व संपत्ति के मामले इसके अंदर आते हैं। बेसिकली विवाह और संपत्ति से संबंधित मामले इसके अंदर आते हैं। जैसे हिंदुओं में पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार है, लेकिन मुसलमानों में जो लड़की पैदा होती है, जो पुत्री होती है, उसको पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं है। अब दोनों डिफरेंस आ गए ना। तो ये कहता है समान सिविल कानून होना चाहिए। वो विवाह व संपत्ति के मामले हैं। एक सिविल कानून होते हैं, एक क्रिमिनल कानून होते हैं, लड़ाई झगड़ों वाले सिविल मामले। तो सिविल मामले कौन से होंगे? संपत्ति से संबंधित, विवाह से संबंधित। क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, आपराधिक मामले कौन से होते हैं? लड़ाई झगड़ों वाले मामले। ठीक? तो यहां सिर्फ जो बात हो रही है वो सिविल कानून की बात हो रही है, आपराधिक कानून की बात नहीं हो रही है। ध्यान रखें। एक तो बात ये होगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? इसका जो प्रोविजन है आर्टिकल 44 के अंदर है। ये मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ जितने भी एम लगा दो कम है। इतनी बार रिपीट हुआ है आप सोच नहीं सकते, अंदाजा ही नहीं लगा सकते। इसलिए आर्टिकल 44 में यूसीसी है। अब थोड़ा सा मैं इसको और विस्तार दूंगा। आर्टिकल 44 में किस में आता है ये? तो भारतीय संविधान में क्या है? नीति निर्देशक तत्व होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में आता है ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नागरिकता होती है, वो आर्टिकल 5 से 11 में आती है।
मूल अधिकार जो होते हैं वो 12 से 35 में आते हैं। नीति निर्देशक जो होते हैं वो 36 से 51 में आते हैं। मूल कर्तव्य जो होते हैं वो 51 कै में आते हैं। ठीक है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व मतलब इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं सरकारों को कि आप ये कर लो तो एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है। एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट। लेकिन ये बातें हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तभी अच्छी लगती है, अभी नहीं। भाग 4 में इसका उल्लेख है, ठीक है ना। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। भाग 4 कै में फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। भाग 2 में सिटीजनशिप आती है, नागरिकता आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है ना। इसलिए मेरा मन किया कि आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, लेकिन ये हम जनरल जीके में करते हैं और खूब करते हैं। पहला राज्य जहां यूसीसी लागू है गोवा में, ध्यान रखें। लेकिन इस गोवा में जो लागू है इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। कब लागू हुआ ये समान यूसीसी, कब लागू हुई? 1867 में, 1867 में। मतलब इस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, भारत की कोई संसद नहीं थी, समझ में आई। ब्रिटिश कानून लागू थे। लेकिन यहां पर ये जो गोवा था यहां पुर्तगालियों का शासन था। तो ये जो यूसीसी लागू थी ये यूसीसी के नाम से नहीं थी, ये पुर्तगाली सिविल कोड के रूप में थी। फिर 1961 में हमने सैन्य कार्रवाई के द्वारा गोवा को भारत में मिला लिया। तो भारत में विलय कब हुआ इसका? 1961 में। ये सन भी आपको याद होना चाहिए। तो भारत में इसको विलय कर लिया गया और भारत ने इसे क्या किया? यूटी का दर्जा दिया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, राज्य का दर्जा नहीं दिया, ध्यान रखना। यूटी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। दमन व दीव था उसके साथ मिला दिया इसको, दमन व दीव और गोवा ऐसे बना दिया था उसको, राज्य नहीं बना था, ध्यान रखना। ये इसलिए कह रहा हूं कि आगे एक बात आएगी। और जब भारत में जैसे ही विलय किया इस कानून को बरकरार रखा, एज इट इज रखा, समझे। तो आज भी गोवा में यूसीसी लागू है। क्वेश्चन भी आया हुआ है, पहले आता था भारत में एकमात्र राज्य जहां यूसीसी लागू है गोवा, बहुत बार आया हुआ है। लेकिन भारत सरकार ने इसको लागू नहीं किया था, वो पुर्तगाली सिविल कोड के तहत पहले से ही थी। जब भारत में इसका विलय हुआ भारत ने इसे यूनियन टेरिटरी के रूप में लिया, दमन व दीव के साथ इसको जोड़ दिया यूनियन टेरिटरी का दर्जा देते हुए। तो भारत सरकार का कोई रोल नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, चलिए। अब उसके बाद में जब भारत आजाद हुआ तो कई मामले उठे, भाई लागू करो यूसीसी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो जो मामला था सरला मुदगल वर्सेस भारत संघ, ये मामला यूसीसी को लागू करने से संबंधित है। ये मामला उठा, इसके तहत ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकार बताए कि यूसीसी लागू कब कर रही है। तो इस मामले का संबंध है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आगे चलकर उस पर बात करूंगा। पहला राज्य, ध्यान से, पहला राज्य जिसने विधेयक पारित करके, विधेयक मतलब बिल, बिल पारित करके यूसीसी को लागू किया, यह था उत्तराखंड। भारत का पहला राज्य जिसने बिल पारित करके यूसीसी को लागू किया, उत्तराखंड। दूसरा है गुजरात और तीसरा अब बन गया है असम। ध्यान रखना, मई 2026 से ये लेटेस्ट है। तो अब वर्तमान में भारत के 3 राज्य है जहां यूसीसी है, बिल पारित हो, उत्तराखंड है, गुजरात है, असम है। आप जानते हो असम में अभी लेटेस्ट चुनाव हुए हैं, इसके जो सीएम बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये ध्यान रखना। यहां आपको बताना है कि गुजरात के सीएम कौन है, यहां आपको बताना है कि उत्तराखंड के सीएम कौन है, ये आपका होमवर्क है।
और कमेंट बॉक्स में इसके जवाब दें। 2-3 बच्चे जवाब देते हैं जानता हूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा यदि कामयाबी प्राप्त करनी है तो जो भी टीचर आपको गाइडलाइन करते हैं उसको फॉलो किया करें, आगे जैसा आप उचित समझें। ये सारी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं देखिए। एसएससी 2025 सीजीएल में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन है? समान नागरिक संहिता यूसीसी मुख्य रूप से भारत में व्यक्तिगत मामलों इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स को नियंत्रित करने वाले किस प्रकार के कानूनों को प्रतिस्थापित करती है, रिप्लेस करती है, करना चाहती है? आपराधिक कानून है ही नहीं, सिविल मामले हैं। संपत्ति कानून, यहां आप कंफ्यूज हो सकते हो। धार्मिक व्यक्तिगत कानून जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पर्यावरण कानून। अब आप देखिए यहां पर्यावरण कानून और आपराधिक कानून, ये तो देखिए हो ही नहीं सकता। इन दोनों में से संपत्ति में फिर भी आप हो सकते हो, लेकिन यहां मैंने आपको क्लियर किया है। देखिए समान सिविल कानून सभी धर्मों के लिए यहां अंडरलाइन करवाया हुआ है। तो मुख्य रूप से वो कह भी रहा है, देखिए वो कह भी रहा है भारत में किस प्रकार के कानूनों को प्रस्तापित करना चाहिए। देखिए मुख्य रूप से मेनली, ठीक है ना, संपत्ति का तो है, ठीक है, सिविल मामला है, लेकिन मुख्य रूप से किसको करना चाहते हैं? धार्मिक व्यक्तिगत कानून जैसे हिंदू विवाह अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ मैंने यहां पर लिख दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, ब्रैकेट में क्या है, या राज्य विधानसभा के द्वारा, मतलब ये 1947 के बाद की बात कर रहा है, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यहां देखिए गोवा भी विकल्प में है, हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश है। तो आप खुद सोचिए क्या आंसर दोगे, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वहां मैंने पहला राज्य गोवा भी लिखाया है। ये क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत में, मतलब 1947 के बाद, और राज्य विधानसभा, हमारे राज्य की विधानसभा ने, तो गोवा में जो लागू हुआ था वो गोवा राज्य ने थोड़ी पारित किया था, वो तो पुर्तगालियों का था। तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पुर्तगाली नागरिक संहिता के रूप में समान नागरिक संहिता पहले से लागू है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सीधा आपका सीधा क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया, गोवा। ये लागू करने वाला पहला राज्य है। एक बात आपको बता दूं, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आया है, एसएससी 2025 के अंदर ही आया ये, और ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको लिया है। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य है? आइए यहां जो ऑप्शन है, देखो गुजरात दे दिया, उत्तराखंड दे दिया, महाराष्ट्र दे दिया, गोवा। समस्या तो उत्तराखंड और गोवा की आप जानते हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य है? तो देखिए अब आप ये कह सकते हो कि सर गोवा है, ठीक है, लेकिन गोवा को 1961 में शामिल किया था, पुर्तगाली शासन व्यवस्था थी, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। फिर यदि आप कह दो नहीं सर पहला मान भी तो सकते हैं, इसने क्लियर थोड़ी किया है कि पुर्तगालियों के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा, तो फिर दूसरा मेरे पास यह है कि जब गोवा को 1961 में भारत में विलय हुआ गोवा, ठीक है, तो यूसीसी उसी टाइम था, भारत में विलय हुआ, तो इसे किस रूप में विलय किया गया था? इसे यूटी के रूप में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया था इसको, ठीक है। इसको जो राज्य का दर्जा मिला था, गोवा को राज्य का दर्जा जो मिला था वो तो 1987 में मिला था, वो तो तब मिला था इसको राज्य का दर्जा। तो समझ में आई बात सारी ये चीजें? तो कब राज्य बना, कब क्या हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ये एसएससी 2025 के अंदर आया हुआ है, ध्यान रखना ये बात। अब ये क्वेश्चन है, ये खूब आता है भाई, मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट, ये याद भी यही हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? मैंने मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिया, क्या हो जाएगा? 44, अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44, यही याद कर लेना। कुछ बातें बताना चाहूंगा, ये जो 40 है
ये भी खूब पूछा जाता है, 40 जो है ना, ये खूब पूछा जाता है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। राज व्यवस्था का उल्लेख है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप सारे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला मुख्यतः समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिद्धांत से संबंधित है? ये मैंने बता चुका हूं, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है समान सिविल संहिता के बारे में, एक नए रूप के अंदर है। तो आर्टिकल 44 को मत भूल जाना। गोवा, उत्तराखंड, गुजरात और अब आसाम, जिसको हम आसोम के नाम से भी जानते हैं, वो समान सिविल संहिता इसके अंदर है। गोवा में क्या है वो आप समझ गए होंगे। सरला मुद्गल वर्सेस भारत संघ मामला, ध्यान रखना ये नया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इजाजत चाहूंगा, नमस्कार आप सभी को।